जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार राज एकेडमी प्रयागराज पर। साथियों, आपका सीटेट का एग्जाम चाहे जब भी हो, आपका जो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, इससे साथियों इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपते हैं। यहाँ तक कि सीटेट के अलावा यूपी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक से साथियों रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको मैं लेकर आया हूं साथियों। उम्मीद है इससे बाहर आपका किसी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेगा, और सीटेट एग्जाम के लिए तो बेहद जरूरी और खास वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए, जो आपका पहला एनईपी आया था यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आया था 1986 में आया था, और इसके बाद 1986 के बाद आपका 2020 में यानी कि 2020 में आया है। और इसी से साथियों अब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, केवल ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1968 में, और दूसरी बार आपका आया था 1986 में। ठीक है, और तीसरी बार आपका 2020 में आया है, और इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पुरानी जो शिक्षा नीतियां हैं उससे प्रश्न आना बंद हो गए हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। चलिए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को और समझिएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? यानी कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति के बारे में बताया गया है? तो पहला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, अन्वेषण आधारित अधिगम। अन्वेषण मतलब होता है खोज, आधारित अधिगम मतलब होता है सीखना, यानी कि खोज करके सीखना, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, यानी कि बोल बोल कर बच्चों को पढ़ाना सिखाना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वेधन तथा बार बार अभ्यास। देखिए, बार बार अभ्यास यानी कि रोट लर्निंग, यानी कि रटने की बात आ गई, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रोट लर्निंग यानी कि रटने की बात जहां पर आएगी वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा है चर्चा आधारित कक्षाएं। बिल्कुल चर्चाएं होनी चाहिए बच्चों के बीच में, तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में देखिए आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। तो जो एनईपी 2020 आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, वह शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो पहला है आपका ऑप्शन में वेधन और अभ्यास पर आधारित, फिर यहाँ पर आ गया आपका रटने की बात, अभ्यास करने की बात बार बार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी। देखिए, अन्वेषण, जहां पर साथियों अन्वेषण और खोज की बात आएगी वही ऑप्शन आपका सीटेट परीक्षा में सही होगा, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपका नहीं चाहिए, नहीं है, ये सब पूछा जाता है। जहां पर नहीं है वहां पर निगेटिव आंसर हम ढूंढेंगे, जहां पर नहीं है, नहीं होगा, ठीक है, वहां पर हम पॉजिटिव आंसर ढूंढेंगे। और खोज आधारित और खोज उन्मुखी, अन्वेषण प्रेरित, ये सभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित, जहां पर आ जाए शिक्षक केंद्रित नहीं, बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका परीक्षा के लिए केवल परीक्षा के लिए नहीं सीखना है। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। देखिएगा, जो साथियों आपका ईवीएस होता है, पहले तो समझ लीजिए ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन जो होता है, वो आपका साथियों कक्षा 1 से 2 तक नहीं चलता है। ठीक है, वो 3 से 5 तक जो है लागू होता है, 3 के बाद ही लागू होता है, 3 से लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन की बात कर रहा है। एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत करता है? तो यानी कि कक्षा 3 से 5 में जो आपका ईवीएस लाया गया है, किसकी अनुशंसा पर लाया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको हिंदी में कहते हैं, और ये 2005 में आया था, और इसी की अनुशंसा पर आपका जो है ईवीएस को शामिल किया गया था 3 से 5 में। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डॉट डॉट का प्रयोग डॉट डॉट को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए।
यानी कि एनईपी के अनुसार किसका प्रयोग किसको प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, ठीक है। कंठस्थीकरण का प्रयोग करना चाहिए, प्रत्यास्मरण के लिए नहीं। देखिए यहाँ कंठस्थीकरण यानी कि रटने की बात आ गई तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आपका कंठस्थीकरण आ गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अनुभव जनित अधिगम। अधिगम देखिए यहाँ पर आ गया अनुभव जनित अधिगम, ठीक है। तो यानी कि अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग करना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को छांटना होगा, एक एक ऑप्शन को समझना होगा, ठीक है। इसका पीडीएफ पाने के लिए साथियों आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, राज एकेडमी प्रयागराज के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं, प्राथमिक कक्षा किसको कहेंगे साथियों, कक्षा 1 से 5 तक को हम प्राथमिक कक्षाएं कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा, ठीक है। तो क्या स्तर होगा, आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। तो क्या स्तर होना चाहिए आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो आपका जो साथियों सही होगा वो आपका आरंभिक स्तर होना चाहिए और बुनियादी स्तर होना चाहिए। मध्य स्तर की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। ये आरंभिक स्तर यानी कि प्रारंभ से बच्चे कक्षा 1 से सीखेंगे, और बुनियादी स्तर यानी कि बुनियादी ढांचे की, बच्चे के बुनियादी ढांचे को बनाना होगा शिक्षा के। तो आपका ए और सी सही होगा, और ये ए और सी किस में है, आपका तीसरे ऑप्शन में है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका सिफारिश करती है साथियों किसका, बहुभाषावाद का सिफारिश करती है। एक भाषावाद का नहीं, पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं होगा, मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं होगा। जो नई शिक्षा नीति आई हो साथियों, बहुभाषावाद का जो है समर्थन करती है, सिफारिश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अपने दोस्तों में साथियों एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार तैयारी के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन है आपका मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, ठीक है। तो मुख्य रूप से रटने के कौशलों का यानी कि रोट लर्निंग की बात आ गई, रटने के कौशल की बात आ गई, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, देखिए यहाँ पर केवल शब्द आ गया, और जो केवल शब्द है वो आपका निगेटिव टैग वर्ड है। तो केवल विषय वस्तु, केवल एक चीज पर फोकस नहीं करेंगे, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना तथा उनके विकास का अनुकूलन करना है, ठीक है। तो ये सिद्धांत अंतर्निहित है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। आकलन मतलब हम बच्चों का जो है चेकिंग करेंगे एक प्रकार से कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, किस उनकी प्रगति कहाँ पर हुई, ठीक है, उनको जो है पढ़ाई में रुचि लग रही है कि नहीं, इन सब चीज़ों की हम चेकिंग करते हैं आकलन का प्रक्रिया द्वारा। और आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, सिद्धांत होता है, वो बच्चों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए और उनके विकास के लिए जो है अनुकूल बनाना, यही आपका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अंत में परीक्षा कराने के, वर्ष के अंत में परीक्षा कराने की बात आ गई, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इस प्रकार का ऑप्शन अगर रहेगा तो। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। तो कौन सा कानून पारित किया है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो सभी के लिए पारित किया गया है, ठीक है। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये तो पहले से ही लागू किया गया था, हाल ही में आपका जो है ये लागू किया गया है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ठीक है। अब साथियों हम जो विकलांग व्यक्ति होंगे, यानी कि जिसके अंदर कोई कमी होगी, हाथ पैर से कोई दिक्कत, आंख से, कान से, ठीक है, अब हम उनको विकलांग नहीं कहेंगे, ठीक है, उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम विकलांग कहेंगे। तो अब संसद ने पारित किया है कि उनको दिव्यांग कहा जाएगा, ठीक है, क्या कहा जाएगा, दिव्यांग कहा जाएगा। तो दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम जो है संसद द्वारा लाया गया है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बहुभाषावाद पर देती है बल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक भाषावाद पर नहीं, केवल अंग्रेजी माध्यम नहीं, केवल हिंदी माध्यम नहीं, ठीक है। तो बहुभाषावाद की बात करता है जो आपका नई शिक्षा नीति होता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? पुनः देखिएगा ध्यान से, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, क्या ये सही हो जाएगा? ठीक है, तो लचीला होना चाहिए जो आपका पाठ्यक्रम है, लचीला और पढ़ाई की प्रक्रिया लचीला होना चाहिए और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू नहीं, केवल संज्ञानात्मक विकास का पहलू नहीं, उनके शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, सभी पहलुओं को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर केवल नहीं, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर नहीं। ठीक है, तो वो साथियों लचीलापन होना चाहिए, बहुस्तरीय गति पर आधारित होना चाहिए, यानी कि मानसिक, शारीरिक, ठीक है, सभी बौद्धात्मक, मतलब हर प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाने की बात जो है ये करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो साथियों लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाया जाता है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टाइप करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? तो बिल्कुल सही आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में क्या किया जाता है कि साथियों सभी बच्चे जो हैं सभी के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं कि कौन सा बच्चा कितना प्रगति किया, कितना सीखा, ठीक है, और उसको कितना पढ़ाई में रुचि लग रहा है, कोई दिक्कत है, क्या समस्या है, कहाँ पर उसको दिक्कत हो रही है, मानसिक, शारीरिक, खेलकूद, हर प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जो है विद्यार्थी है उसको कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे उसको सहायता दिया जाए जिससे विद्यार्थी प्रगति करे, आगे बढ़े, तो ये साथियों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सहपाठियों के साथ उनकी तुलना नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी कमियां और अभाव जो है उनकी पहचान नहीं करवाएंगे, और आपका जो चौथा ऑप्शन है तो बिल्कुल अर्थ, रटने की क्षमता की जानकारी हम इकट्ठा नहीं करेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका कि कैसे हम बच्चे को अधिक से अधिक सहायता दे सकें जिससे वो साथियों जो है आसानी से चीज़ें सीख पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक है, तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विश्लेषण करेंगे हम बच्चे का, ठीक है, और जो है आलोचनात्मक यानी कि उनकी बुराइयों को भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल अच्छाइयों को देखेंगे, तो विश्लेषण करेंगे, आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का भी उनका परीक्षण करेंगे, जानकारी बटोरेंगे उनके बारे में। ठीक है, ये आकलन का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यही प्रस्तावित करती है। केवल परीक्षा के लिए सीखने, आकलन में के योगात्मक तरीके केवल नहीं अपनाएंगे। ठीक है, और यहाँ वस्तुनिक परीक्षण के बारे में केवल बात किया जा रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? पहला ऑप्शन है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, तो बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें यही सीखना है कि बच्चे कैसे सीखें। ठीक है, बच्चों को यही सीखना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, और टीचर को भी यही जानना है कि कैसे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाएँ। तो यही मेन हमारा फोकस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। ठीक है, रट कर हम सीखेंगे नहीं, रट कर सीखेंगे थोड़ी देर में भूल जाएंगे, तो रटने की बात यहाँ पर कहीं नहीं की गई है। ठीक है, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि की बात नहीं की गई है, मानकीकरण की बात नहीं की गई है, हमें यह जानना है, हमें यही सीखना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इस पर साथियों टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो क्वेश्चन आप समझिएगा, यहाँ पर बदलाव शब्द आया है, यानी कि हमको किस शिक्षण विधि को छोड़कर किस शिक्षण विधि को अपनाना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा कि यहाँ पर जो एनईपी है 2020 वो किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। ठीक है, तो देखिएगा, संरचनावादी से व्यवहारवादी नहीं, तो संरचनावादी व्यवहारवादी दोनों होना चाहिए। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं साथियों, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की अनुशंसा करती है, तो बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। देखिए क्यों सही होगा, रटने पर जो आधारित अधिगम है इसको हमको छोड़ना है, और इसको हमको छोड़कर कहाँ जाना है, अवधारणात्मक समझ की तरफ जाना है, यानी कि कॉन्सेप्ट को अवधारणात्मक समझ मतलब कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को हमको समझना है,
केवल रटना नहीं है, रटने की बात को छोड़कर हमको किधर जाना है, तो अवधारणात्मक समझ की तरफ जाना है। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ड्रिल और अभ्यास आ गया, गलत हो गया। अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन, बिल्कुल गलत हो गया इधर। तो हमको रटने का जो आधारित अधिगम है उसको छोड़कर हमको अवधारणात्मक समझ की तरफ जाना है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का ढांचा क्या है। देखिए साथियों, जो पहले ढांचा था वो 10+2 था, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, कक्षा 10 के बाद 2 साल का इंटर आपको करना था, यानी कि 10+2 उसको कहते थे। लेकिन अब क्या है साथियों, अब है आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5+3+3+4। ये साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार हर शिफ्ट में पूछा जाता है लगभग। ठीक है, चाहे आपका प्राथमिक लेवल पर या जूनियर लेवल के सीटेट के एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपको हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयी जो शिक्षा है वो किस ढांचे पर आधारित है, 5+3+3। ये आपका दिमाग में मौजूद होना चाहिए हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, तो यहाँ पर हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं, संस्कृत नहीं, हम केवल मातृभाषा की बात करेंगे, घर के भाषा की बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वो साथियों आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए, घर की भाषा में होनी चाहिए। यानी कि बच्चा जहाँ पर पैदा हुआ है उसी क्षेत्र के से जो है रिलेटेड पढ़ाई होनी चाहिए। यानी कि अगर तेलुगु क्षेत्र से है तो तेलुगु भाषा में, मराठी है तो मराठी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह हिंदी प्रयोग किया जाए, हर जगह इंग्लिश प्रयोग किया जाए। ठीक है, पहले वो 1 से 5 तक अपने मातृभाषा में सीखेगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है साथियों, इसके लिए आप ध्यान से समझिएगा वीडियो को। अभी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन 2020 यानी जो है क्या प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन के बारे में हमको देखना है। पहला ऑप्शन है, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली और औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए मूल्यांकन नहीं। एक बार साल में एक बार मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। एक बार करेंगे तो हम बहुत लंबा समय ले लेंगे, इससे हमको जब बच्चे की जानकारी नहीं पता चल पाएगी और बच्चे का 1 साल डूब जाएगा अगर बच्चा प्रगति नहीं कर रहा है तो। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको बच्चे के बारे में एक निश्चित समय में, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन में हमको बच्चे के बारे में साथियों ये पता लगाना है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, उसकी प्रगति धीरे धीरे हो रही है कि नहीं। ये आप ग्राफ पेपर देखते होंगे तो इसमें इस बच्चे की प्रगति को दिखाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे की प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि नहीं, इसका पता हम एक निश्चित समय में लगाते रहते हैं और मूल्यांकन जो है इसीलिए ज़रूरी है। और इसकी सिफारिश कौन करता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है। ठीक है, सभी, अगला ऑप्शन देखिए, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, बिल्कुल गलत। योग्यता के क्रम के बच्चों को रैंक देने की बात आ जाएगी, चाहे जो कोई भी क्वेश्चन हो, गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर एक निश्चित समय में बच्चे का पता लग जाएगा कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अगला और साथियों लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, साथियों ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किसकी वकालत नहीं की गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी वकालत नहीं की गई है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा संरचनात्मक समझ पर जोर, तो इसकी वकालत की गई है। यानी कि कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है। संरचनात्मक मतलब चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, इस पर जोर दिया गया है। तो इस पर तो जोर दिया गया है, और यहाँ पर पूछ रहा है वकालत नहीं किया गया है, यानी कि किस पर जोर नहीं दिया गया है। तो योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं किया गया है, पाठ्यक्रम में वृद्धि की बात नहीं किया गया है, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी की बात नहीं किया गया है। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा की बात, ऑप्शन की बात नहीं की गई है। तो हमारा जो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर है, यानी कि चौथे वाले ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको साथियों अच्छा लगा होगा और हमने एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझा और जाना। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो मुलाकात होगी, और प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए सीटेट से रिलेटेड, बहुत शानदार वीडियो जो वहाँ पर मैंने डाली है, कैसे पास करें, तुक्का कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।